सो द सेंटिमेंट इज डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव और इसका हमें अंदाजा क्लियरली एफआईआई फ्लो से मिल जाता है। मतलब जैसे मई में इंडिया को $5.3 बिलियन का एफआईआई इनफ्लो हुआ था, जून में $5.7 बिलियन का इनफ्लो हुआ और जुलाई में ऑलरेडी टिल जुलाई 21st वी हैव गॉट $5.5 बिलियन ऑफ एफआईआई इनफ्लोज। अगर इकोनॉमी अच्छा करती है तो सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है, प्राइवेट बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, उनमें हम काफ़ी पॉजिटिव है। दूसरा है जो कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स है, मतलब कंज्यूमर स्टेपल्स हो गए, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो गए, होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स, रिटेल। तो जो 501 to 1000 जो स्टॉक्स है टिपिकली वो माइक्रो कैप कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। सो तो उसमें क्या है कि कंपेयर्ड टू द टॉप 500 स्टॉक्स, जो 501 to 1000 जो उस रेंज में स्टॉक्स आते हैं, तो उनमें हमें थोड़ा केयर ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि वो बहुत छोटे कंपनीज होते हैं। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक से समझना पड़ता है, उनका प्रोमोटर कौन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो देखना पड़ता है, राइट। जब चैट जीपीटी अभी सबको पता है तो नेचुरली क्वांट में सबका इंटरेस्ट भी बढ़ गया है, राइट। Yeah. हालांकि अभी तक मतलब इंडियन मार्केट में क्वांट इज अगेन स्टिल एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी बनना है, लेकिन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफ़ी है। तो ओवरऑल हम ऐसे ही मानते हैं कि क्वांट इज अगेन इट कम्स अंडर द सेक्टोरल थीमेटिक बास्केट। मेरा वही एडवाइस रहेगा सभी व्यूअर्स को कि start investing as early as possible, right? And second is diversify your portfolio across different asset classes, and third is remain disciplined. So have a clear goal and invest money every month, ideally in the form of SIPs, और कुछ लमसम करने के लिए कैश रखिए, अगर मार्केट्स करेक्ट होते हैं तो लमसम कीजिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड सबके बारे में बात करते हैं। एंड इन एवरी एपिसोड वी ट्राई टू गेट समवन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो आज भी हमारे साथ वी हैव वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द इंडस्ट्री। Today we have with us Mr. Vinod Bhatt. He's a portfolio manager and equity strategist at Aditya Birla Sun Life AMC Limited. Mr. Vinod Bhatt comes with an overall experience of 2 decades with close to 15 years in the financial markets and investment banking space. He has been associated with Aditya Birla Sun Life AMC Limited since July 2018. Before joining Aditya Birla Sun Life AMC Limited, he was the Vice President, Corporate Strategy and Business Development with Aditya Birla Management Corporation Private Limited. Previously, he was an investment banker at Credit Suisse and Ocean Park Advisors in the USA. Mr. Vinod Bhatt is a CFA and has done his MBA in finance from the Wharton School, University of Pennsylvania, US. He holds an MS in Industrial Engineering from Pennsylvania State University, US, and a BTech in Mechanical Engineering from IIT Bombay. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. And जैसे आप सबको पता है कि हर एपिसोड में वी गेट एन एक्सपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री टू आंसर ऑल आवर क्वेश्चंस। तो आज हमारे साथ वी हैव मिस्टर विनोद भट्ट, हु इज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर एट आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड। Hello, Mr. Vinod. Thank you so much for joining us today. Yeah. Thanks, Namrata. Hi. Hi. Hello. So let's get started with the questions. We have a lot of interesting questions lined up for you today, and I'm sure हमारे viewers are eagerly waiting to listen to your answers. So I think to start with, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि जब से geopolitical crisis चल रहा है, एक अनस्टेबिलिटी आई है इन दिस होल ग्लोबल इकोनॉमी। एंड अगर हम गोल्डमैन सैक्स का सर्वे देखें, दिस सेज दैट दिस जस्ट अ 20% चांस कि शायद यूएस इकोनॉमी विल एंटर अ रिसेशन इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, जो एक अच्छी बात है। एंड अगर देखिए तो इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी काफ़ी रिकॉर्ड हाइज टच कर रहे हैं। तो डू यू थिंक अ रिजिलियंट यूएस इकोनॉमी कुड पुश द इंडियन स्टॉक मार्केट इवन फर्दर? एंड आपको क्या लगता है कि क्या ये सिचुएशन अभी बेटर हो रही है? राइट। सो जैसे आपने बताया, सेंटिमेंट अभी बहुत स्ट्रांग है। और क्या हुआ है कि टिल लास्ट दिसंबर 2022 ऐसे लग रहा था कि यूएस में डीप रिसेशन होगा, यूरोप में रिसेशन होगा और चाइना की रिकवरी का कुछ अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अभी पिछले 6 महीने में पूरा सिचुएशन चेंज हो गया, राइट। जैसे अभी यूएस में लग रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है और रिसेशन होगा तो भी हो सकता है 2024 में हो, इस साल तो नहीं होगा, राइट।
यूरोप में भी Yeah. कुछ रिसेशन का कोई अंदाजा नहीं है। ओनली चाइना में रिकवरी थोड़ी स्लो हो रही है, राइट? सो ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव हो गया अभी, इसलिए हमने देखा है कि ग्लोबली स्टॉक मार्केट में रैली हुई है, यूएस में हुई है, यूरोप में हुई है, एशिया में हुई है, एक्सेप्ट चाइना, एंड इंडिया में भी काफी स्ट्रांग रैली हुई है। सो द सेंटिमेंट इज डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव, और इसका हमें अंदाजा क्लियरली एफआईआई फ्लो से मिल जाता है। मतलब जैसे मई में इंडिया को 5.3 बिलियन डॉलर्स का एफआईआई इनफ्लो हुआ था, जून में 5.7 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो हुआ, और जुलाई में already till July 21st we have got $5.5 billion of FII inflows, right? मतलब हर महीने FII inflows बढ़ते ही जा रहा है। इसका रीजन है कि चाइना की इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छी कर रही है, राइट? सो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि गिवन that global economy is doing better than expected, Indian economy is doing better than expected, sentiments are very strong, and that definitely augurs well for stock markets going forward. So we can expect stock markets doing better in the coming few months, maybe. या डेफिनेटली, अगर इकोनॉमी अच्छी रही और सेंटिमेंट भी अच्छे रहे तो देयर इज ओनली वन वे द स्टॉक मार्केट विल गो। All right. Okay. Perfect. Okay. So I think एक और चीज हमने जो latest Reuters का survey देखा है, the Reuters poll of 53 economists which was taken between July 13th and 21st, it showed कि इंडिया जो है करीब 6.1% grow करेगा in this fiscal year, and I think this is a number all of us are aware of, which of course अगर हम दूसरी major economies के साथ compare करें, so this is a very very respectable number. एंड काफी लोग बोल रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में इंडिया इज लाइक दिस रे ऑफ सनशाइन इन दिस ग्लूमी ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो। तो आपके ओपिनियन में इसमें जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का स्कोप क्या रहता है, एंड व्हाट्स द काइंड ऑफ लेवल ऑफ ग्रोथ दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ दिस? राइट। सो डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग चल रही है अभी। मतलब एक तो जो इकोनॉमी के तीन ड्राइवर होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स, उसमें से इन्वेस्टमेंट तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हर साल बढ़ते ही जा रहा है, राइट? रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी अच्छा कर रहा है। सिर्फ जो प्राइवेट केपेक्स है वो अभी आना बाकी है, हमें लग रहा है कि वो भी अभी काफी जल्दी अच्छा पिकअप दिख सकता है उसमें, राइट? सो इन्वेस्टमेंट इज गोइंग वेरी स्ट्रांग। सेकेंड जो है कंजम्पशन, वहां पे अर्बन कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है। रूरल कंजम्पशन में अभी पूरी रिकवरी हुई नहीं है, पर अगर मॉनसून अच्छे रहते हैं तो देन वी कैन एक्सपेक्ट रूरल इकोनॉमी टू ऑल्सो डू वेल। एंड थर्ड इज एक्सपोर्ट्स। तो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स थोड़े स्लो डाउन हुए थे, लेकिन क्योंकि अभी यूएस इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी इज डूइंग बेटर देन एक्सपेक्टेड, तो वी एक्सपेक्ट दैट एक्सपोर्ट्स विल आल्सो स्टार्ट पिकिंग अप, राइट? सो ओवरऑल ऑल थ्री ड्राइवर्स, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, कैन डू वेल। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया के जो ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। मतलब कल भी जो आईएमएफ का एक एस्टिमेट आया है उसमें उन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को अपग्रेड किया टू 6.1%। हमारा अंदाजा है कि इट कैन बी बिटवीन 6.25 टू 6.5% रियल जीडीपी ग्रोथ। आरबीआई का उससे भी ज्यादा है, राइट? तो ओवरऑल अगर इकोनॉमी अच्छा करती है, उसका मेन इम्पैक्ट रहता है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, कंपनीज की प्रॉफिट जो रहती है वो अच्छी रहती है, राइट? तो इसलिए हमारा ऐसे एस्टिमेट है कि FY24 में जो अपना कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, निफ्टी का हम जो ट्रैक करते हैं, निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ could be as high as 25 to 30%, right? So if that is the case, then we can expect that mutual fund industry should get more inflows, right? So जैसे मैंने बताया कि FIIs का इन्फ्लो तो आ ही रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि मंथली ऑलमोस्ट 15,000 crores का SIP इन्फ्लो आ रहा है, राइट? तो पिछले एक दो महीने में कुछ लमसम रिडेम्पशन हो रहे थे, लेकिन हमें अभी दिख रहा है कि वो भी रिवर्स हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में आपको पता ही है क्या होता है कि जैसे ही स्टॉक मार्केट अच्छा करने लगता है तो लोग वापस अपना पैसा डालने लगते हैं, राइट? हालांकि उनको उल्टा करना चाहिए, बट सो हमें वो दिख रहा है कि इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी हमें लगता है कि अच्छी ग्रोथ अभी आएगी, क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छा करती है और स्टॉक मार्केट अच्छा करता है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छे ड्राइवर्स हैं। Okay. But any specific sector you think जो शायद अच्छा करेगा? जी, I mean, I agree. We're not talking about sectoral investing, but in general, आपको क्या लगता है कि कोई अच्छा specific sector जो अच्छा करेगा in the coming few months? जी। सो बेसिकली हमारा ऐसा अभी मानना है कि rather than looking at the globally exposed sectors, डोमेस्टिक सेक्टर्स जो है वो अच्छा कर सकती है, राइट? क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छा करती है तो सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है
प्राइवेट बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, उनमें हम काफ़ी पॉजिटिव है। दूसरा है जो कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स है, मतलब कंज्यूमर स्टेपल्स हो गए, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो गए, होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स, रिटेल, ये सेगमेंट्स अच्छा कर सकते हैं, राइट। तीसरा जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जिसमें इंडस्ट्रियल्स एंड कैपिटल गुड्स आ गया, डिफेंस आ गया, राइट। तो ये सेक्टर्स और थीम्स अच्छे कर सकते हैं। और जब ग्लोबल इकोनॉमी में और थोड़ी रिकवरी आ सकती है, तो तभी जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है, मतलब आईटी जैसे हो गया, वो भी अच्छा कर सकते हैं। ओके, फेयर इनफ। तो मतलब ऑफ कोर्स वी आर नॉट सेइंग कि कोई एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट एटलीस्ट वी गेट अ बेसिक आइडिया कि कौन से सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड एंड दैट वाज द मेन पॉइंट इज, मतलब इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू डू मच बेटर देन अदर इकोनॉमीज। जो भी डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स, सेगमेंट्स, थीम्स है, उनमें हम ज्यादा या पॉजिटिव है। सो आई थिंक विनोद जी, एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स जहां हमने देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट है, इज द थीमेटिक फंड्स। एंड थीमेटिक फंड्स में भी वी सी ईएसजी एज अ थीम विच इज रियली पिक्ड अप अ लॉट ऑफ स्टीम। ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स ईएसजी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ईएसजी फंड्स बेसिकली इन्वेस्ट इन गुड एंड क्लीन कंपनीज। तो सेबी ने बोला है कि म्यूचुअल फंड्स हैव टू क्लियरली डिस्क्लोज द नेम ऑफ द ईएसजी स्ट्रैटेजी अपने ईएसजी फंड में, एंड ऑल्सो SEBI has allowed mutual funds to launch 5 categories under ESG. तो आपके व्यू में ये इन्वेस्टर्स को कैसे हेल्प करते हैं ESG फंड्स? एट द सेम टाइम जो इतनी सारी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं, डू यू थिंक इसकी वजह से इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो रहे हैं? एंड ऑल्सो इफ यू कैन जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अगर मैं किसी एक थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ एज एन इन्वेस्टर, चाहे वो ESG हो या कोई और थीमेटिक फंड हो, उसमें मेरा टाइम होराइजन या मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन अ थीमेटिक फंड इन जनरल? राइट। सो इन जनरल फॉर थीमेटिक फंड्स हमारा रिकमेंडेशन यही रहता है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 15 to 20% ऑफ योर ओवरऑल एलोकेशन। दैट इज पॉइंट नंबर वन। ओके। Sure. सेकेंड, जब हम थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वी हैव टू टेक केयर दैट वी शुड बी एबल टू टाइम और एंट्री एंड एग्जिट प्रॉपरली। क्योंकि ऐसा नहीं, ये डाइवर्सिफाइड फंड्स नहीं है कि हम 5 to 10 years का होराइजन लेके बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द सेकंड थिंग टू कीप इन माइंड। एंड थर्ड इज, within thematic funds at least have exposure to 2 or 3 different themes, right? तो हो सकता है वो ESG हो सकता है वो डिजिटल हो, या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो, राइट। सो ऐसे 2-3 थीम्स में हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए विद इन द थीमेटिक बास्केट। सो दैट इज broadly the 3 basic principles of investing in thematic funds. Now coming specifically to the ESG theme, क्या हुआ कि पिछले 10 सालों में ग्लोबली ESG थीम पिक्ड अप वेरी वेल, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया में भी इसमें अभी काफी इंटरेस्ट आया है, राइट। ऑल्दो स्टिल एज अ नेसेंट स्टेज, क्योंकि मतलब एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, सोशल इक्वालिटी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ऑल ऑफ दिस इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो, राइट। सो वी हैव सीन द ESG थीम पिकिंग अप इन इंडिया। लेकिन क्या हुआ है कि अगर आप इन ESG फंड्स जो अभी लॉन्च हुए हैं उनका पोर्टफोलियोज देखेंगे, तो वो काफी सिमिलर लगते हैं। मतलब सभी में टिपिकली आईटी, बैंकिंग, इन स्टॉक्स का ही ज्यादा प्रेफरेंस रहता है, क्योंकि उनका ESG स्कोर ज्यादा रहता है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, राइट। तो इसलिए सभी ने अभी क्या किया है कि उन्होंने बोला है कि विद इन द ESG थीम, म्यूचुअल फंड्स companies have to clearly say which of the 5 strategies the fund is following, and then those stocks have to be according to that strategy, right? So the idea is to give more transparency in terms of the portfolio. मतलब इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि पोर्टफोलियो किस हिसाब से बना है, राइट। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। However, like I said, because thematic is only should be around 15-20% of your portfolio, and ESG should only be one of the 2 or 3 themes in your thematic basket. तो एक इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ज्यादा शायद ग्रैनुलर और अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि मतलब फॉर 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो टू गो एंड अंडरस्टैंड कि कौन सा थीम हम फॉलो कर रहे हैं और क्यों स्टॉक्स खरीद रहे हैं, राइट। सो एट दिस स्टेज इंडिया में ESG is still at a very nascent stage. So I think SEBI is being a little bit more forward looking कि अगले 5-10 सालों में इसकी जरूरत पड़ेगी, बट अच्छा ही है, मतलब एक तरह से अगर वो प्रोएक्टिव हो रहे हैं तो। Yeah, fair enough. No, I completely understand that. And I think thematic funds एक ऐसी category होती है जिसमें at least innovation कर सकते हैं as fund houses. You can come out with interesting themes and come out with good funds for the investors. So of course, I think थोड़ा allocation as an investor होना is a good thing.
बट लाइक यू राइटली सेड, क्या 5% एलोकेशन के लिए आप इतना स्ट्रेस लेंगे? डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर. राइट. Okay. I think a lot of investors who are looking to start their investment journey into mutual funds, वो यहाँ they get lost कि हम शुरुआत कहाँ से करें. Where to start is a big challenge for a lot of investors. तो आपके ओपिनियन में जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं? So give us some tips to help first time investors. जी बिल्कुल. So for first time investors it's very important to understand that तो बेसिक प्रिंसिपल जो होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए वो है एसेट एलोकेशन, विच मीन्स डाइवर्सिफाई अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, राइट. तो ऐसा नहीं कि हमारे पोर्टफोलियो में जैसे पहले होता था सिर्फ हम गोल्ड लेके बैठे हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, राइट. तो अब बैलेंस पोर्टफोलियो शुड हैव इक्विटीज, मतलब जो स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड हम बोलते हैं, फिक्स्ड इनकम, राइट, विच इंक्लूड सम एफडीज, राइट. तीसरा है कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. And fourth is maybe some exposure to real estate, right? So this is the first principle. Second, even in this asset classes, investors should try and diversify, right? So अगर हम equity की बात करते हैं तो उसमें हमारा recommendation ऐसा रहता है कि within the equity allocation, around 25% allocation should be to large cap oriented funds, okay? Around 30-35% should be to diversified funds, जिसमें flexi cap fund आता है, large and mid cap fund आता है, multi cap fund आता है, right? So around 20% can be to mid cap and small cap funds, and the remaining another 20%, 15 to 20% can be to sectoral thematic funds, and maybe 10 to 15% to international exposure, right? तो ये अगर आप करते हैं तो इक्विटी में आप प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. और फिक्स्ड इनकम जो हम बोलते हैं डेट, उसमें भी आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए. मतलब कुछ एलोकेशन होना चाहिए जो शॉर्ट टर्म लो ड्यूरेशन फंड्स को हो, कुछ एलोकेशन होना चाहिए वो थोड़ा बैंकिंग एंड पीएसयू डेट कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को हो, कुछ जीसेक्स को हो, राइट. कमोडिटीज में गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ आप देख सकते हैं. और अब रीट्स और इनविट्स जो बोलते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट्स, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट. सो एज फार एज फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स आर कंसर्न्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी स्टॉक मार्केट रैली कर रहा है तो हम 100% एक्सपोजर सिर्फ स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड में लेंगे. तो वो गलत बात हो जाएगी. Yeah, fair. I understand. And I think it's a very important point that you brought up कि as an investor हमें जो है diversify करना चाहिए. And I have some questions around that for you as we progress further. जो भी अभी आपने बोला उसके हर point के around I have question for you. So fair enough. So I think एक जो category जिसके बारे में मैं आपसे पहले discuss करना चाहूँगी before we get into the details of all the asset classes that you spoke about, माइक्रो कैप फंड्स, जो आजकल बहुत सारे फंड हाउसेस लॉन्च कर रहे हैं. मेनी इन्वेस्टर्स सीम टू बी गेटिंग इंटरेस्टेड इन माइक्रो कैप फंड्स. तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि माइक्रो कैप फंड्स होते क्या हैं, राइट, एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि ये रिलेटिवली नई कैटेगरी है. अ लॉट ऑफ अस आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कैटेगरी. एंड जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या उनको माइक्रो कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इनमें रिस्क कितना होता है, आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए, एंड सो ऑन. जी. सो कैसे है कि अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 5000 स्टॉक्स है लिस्टेड, जिसमें से अराउंड 3000 आर एक्टिव, ओके. एंड इफ यू सी द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, typically we stick to about the top 1000 stocks, क्योंकि जो बाकी के स्टॉक्स हैं या तो वो लिक्विडिटी नहीं रहती है उनकी मार्केट में, मतलब उनका ज़्यादा ट्रेडिंग होता नहीं है, या फिर उनकी अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहती है, राइट, या तो उसमें कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू रहता है या बहुत ही छोटे रहते हैं, राइट. तो इसलिए टिपिकली वी स्टिक अराउंड टू द टॉप 1000 स्टॉक्स इन दी स्टॉक मार्केट. और उसमें भी सेबी ने कैटेगराइजेशन किया है. जो हम बोलते हैं टॉप 100 स्टॉक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको लार्ज कैप बोलते हैं. उसके बाद के जो 150 स्टॉक्स होते हैं उनको मिड कैप बोलते हैं. उसके बाद जो 250 स्टॉक्स होते हैं उनको स्मॉल कैप बोलते हैं, राइट. सो ये हो गए टॉप 500 स्टॉक्स. तो जो 501 to 1000 जो स्टॉक्स है टिपिकली वो माइक्रो कैप कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट. सो तो उसमें क्या है कि कंपेयर्ड टू द टॉप 500 स्टॉक्स, जो 501 to 1000 जो उस रेंज में स्टॉक्स आते हैं, तो उनमें हमें थोड़ा केयर ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत छोटे कंपनीज होते हैं. तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक से समझना पड़ता है, उनका प्रोमोटर कौन है, उन्होंने
उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो देखना पड़ता है, राइट? ऑन द ग्राउंड रिसर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि जैसे अगर मतलब इन्फोसिस है, टीसीएस है या हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, तो ये उनको काफ़ी एनालिस्ट ट्रैक करते हैं। उनका 10-20 साल का उनका फाइनेंशियल भी मिल जाता है, राइट? बट जो ये छोटी माइक्रो कैप कंपनीज होते हैं, उनका हमें इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, राइट? तो वो एक थोड़ा हमें केयर लेना पड़ता है। दूसरा है जो उनकी ट्रेडिंग होती है, तो ज़्यादा मतलब लिक्विडिटी भी कभी कभी कम रहती है इसमें। तो अगर हम कोई स्टॉक खरीद लेते हैं तो उसे एग्जिट करना भी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? तो उसमें भी हमें ज़्यादा केयर लेना पड़ता है। सो ओवरऑल इसलिए मेरा हमारा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हो, तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और आपके इक्विटी पोर्शन में अराउंड 15 to 20% मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में आप एलोकेट कर सकते हो, मतलब मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड को। उसमें उसमें ही आपको जो ग्रोथ एक्सपोजर चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको माइक्रो कैप देखना ही चाहिए, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मुझे थोड़ा माइक्रो कैप एक्सपोजर चाहिए, तो आप उस 15-20% एलोकेशन में थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हो। मतलब मिड कैप स्मॉल कैप के साथ थोड़ा माइक्रो कैप एक्सपोजर आप ले सकते हो, बट दैट इज नॉट नेसेसरी अगेन, इज व्हाट आई एम सेइंग, Okay. फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स। Okay, okay. Because definitely the risk is much higher. यस, हम पहले यही बोलते हैं कि स्मॉल कैप में ही काफ़ी रिस्क होता है बिल्कुल। एंड नाउ वी हैव माइक्रो कैप व्हिच इज़ डेफिनिटली मोर रिस्की। यस, सो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स अगर नहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आई एम एन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर और मैं माइक्रो कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो कितना परसेंटेज एलोकेशन होना चाहिए ऑफ तो माय सो पोर्टफोलियो? सो माइक्रो कैप आप मतलब मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप को एक कैटेगरी में समझ सकते हैं, एंड अराउंड 20% ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो कैन बी एलोकेटेड अमंग्स दीज मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप। सो आपको जिसमें जितना करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, फेयर एनफ, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एग्जैक्टली, एपेटाइट। एग्जैक्टली। ओके, ओके। अब एक जो कैटेगरी है जो अगेन काफ़ी इन्वेस्टर्स आजकल देखते हैं, वो है क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग। एंड हमने देखा है कि काफ़ी सारी जो एएमसीज हैं वो दे आर लॉन्चिंग मशीन बेस्ड फंड्स। तो आपके ओपिनियन में आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे जो क्वांट कैप फंड्स में क्वांट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जी, तो जब चैट जीपीटी अभी सबको पता है, तो नेचुरली क्वांट में सबका इंटरेस्ट भी बढ़ गया है, राइट? या हालांकि अभी तक मतलब इंडियन मार्केट में क्वांट इज अगेन स्टिल एट अ वेरी नेसेंट स्टेज। उसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी बनना है, लेकिन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफ़ी है। तो ओवरऑल हम ऐसे ही मानते हैं कि क्वांट इज अगेन इट कम्स अंडर द सेक्टोरल थीमेटिक बास्केट। ओके, श्योर। तो जैसे मैं पहले कह रहा था कि सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स कैन बी 15-20% ऑफ योर एलोकेशन, इक्विटी एलोकेशन। या तो एंड विद इन दैट यू शुड डाइवर्सिफाई इन 2 or 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्टर्स थीम्स। तो इसमें आप क्वांट को यू कैन इंक्लूड एज वन ऑफ द थिंग्स विद इन दैट 15-20% एलोकेशन। ओके, ओके, फेयर एनफ। बट डू यू थिंक इट्स अ कैटेगरी व्हिच आई शुड हैव इन माय तो पोर्टफोलियो? अगेन इट्स फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी नहीं है। मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि कीप योर लाइफ सिंपल, वो मेरा लाइफ का मंत्र है, राइट? सो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो आप अपना पोर्टफोलियो, अपनी लाइफ सिंपल रखिए। जब आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मार्केट कैसे मूव होता है, जब आप एक बिजनेस साइकिल देख लोगे इन 5 to 6 years, यू विल नो बेटर किसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, right? तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए अननेसरी कॉम्प्लिकेशन करना जरूरी नहीं है। बट अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, तो देन डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर। अगर आपको अगर इंटरेस्ट है क्वांट में, और अभी एआई आ रहा है, तो आगे चल के उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो डेफिनेटली एज पार्ट ऑफ योर थीमेटिक एलोकेशन यू कैन हैव सम एलोकेशन टू क्वांट फंड्स। All right. Okay. So now, talking about जैसे आपने बोला था कि जब हम as a first time investor, we should have diversification across different asset classes and little bit in international funds as well or international investing. तो मैं उसके ऊपर अभी आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर हम इंटरनेशनल फंड्स की बात करें, तो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया था लास्ट ईयर, लेकिन इंटरनेशनल फंड्स स्पेशली अगर हम यूएस फोकस फंड्स की बात करें, तो उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। और जिसकी वजह से अब ऑब्वियसली काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं टू फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो आपके ओपिनियन में जो अगेन फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या उनको इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? एंड इफ यस, तो क्या हमें एसआईपी के थ्रू करना चाहिए या शुड वी डू अ लंप सम इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल फंड्स?
सो एक बहुत ही फंडामेंटल सा क्वेश्चन है कि एक जो फंड इंटरनेशनल फंड होता है वो इन्वेस्टर की कैसे मदद करता है, और क्या हमें डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है इन इंटरनेशनल फंड्स एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक फंड्स दैट वी हैव? राइट। सो या व्हाट्स सो योर व्यू ऑन डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्वेस्टर्स गेट द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि काफ़ी सारे स्टडीज ऐसे हुए हैं। और अगर हम पिछले 5-6 साल का ही अगर हम डेटा देखते हैं, अलग अलग एसेट क्लासेस का रिटर्न कब अच्छा आया था, तो कुछ साल डोमेस्टिक इंडियन इक्विटी मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, किसी दूसरे साल इंटरनेशनल मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, तीसरे साल गोल्ड ने दिया है, राइट, या फिक्स इनकम ने दिया है। तो फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में ही बोला था कि इन्वेस्टर, वेदर इट्स फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर, शुड हैव एक्सपोजर टू ऑल दीज एसेट क्लासेस, जिसमें इंटरनेशनल इक्विटी भी आता है। सो दैट इज अ वन क्लियर पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि येस, इट डज प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंड, कितना एलोकेशन होना चाहिए, तो वो भी मैंने बताया था कि अराउंड 10 to 15% ऑफ योर इक्विटी एलोकेशन कैन बी टू इंटरनेशनल फंड्स, राइट। और थर्ड, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो ये जब टिपिकली, राइट, जब इंटरनेशनल मार्केट अच्छा नहीं कर रहा था, तो लास्ट ईयर जब नास्डैक डाउन था, यूएस मार्केट्स डाउन थे, दैट वाज द आइडियल टाइम टू इन्वेस्ट, राइट। तो अभी क्या हो गया है कि नास्डैक इज अप 40%, S&P 500 is up 30%, international funds are up, right, 25-30%. तो now going ahead you have to be a bit careful, क्योंकि क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स क्यों इतना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का नैरेटिव आया है, उसकी वजह से जो टेक स्टॉक्स है, लार्ज कैप टेक स्टॉक्स है, वो अच्छा कर रहे हैं। मतलब अगर आप यूएस में देखते हैं तो सिर्फ जो टॉप की 5 या 7 कंपनीज है, सिर्फ वही कंपनीज अच्छा कर रही है, बाकी कंपनीज अभी इतना अच्छा नहीं कर रही है, राइट। बट ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अगर यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग होती है, मतलब रिसेशन नहीं आता है, तो बाकी की कंपनीज भी अच्छा कर सकती है, राइट। तो उसके हिसाब से येस, नाउ इवन नाउ वन कैन थिंक ऑफ getting some exposure to international funds, but this is not the right time to make a lump sum investment. So the ideal way to do it is through SIPs, right? So अभी क्योंकि मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स ऑलरेडी चल गए हैं, स्पेशली यूएस मार्केट में 30-40% रैली आ गई है, तो अभी we would not recommend a lump sum investment. One can make a SIP investment. Okay. So now that we're talking about SIPs and lump sum, I think the next question is very valid here. कि हम सब जानते हैं कि SIP is a great way of investing in equity mutual funds, and we get the rupee cost averaging benefit. लेकिन आपके ओपिनियन में what are the techniques an investor can follow to invest lump sum amount in equity funds? Right. राइट, तो मतलब ये मैं क्या देख सकती हूँ अगर मुझे equity funds में इन्वेस्ट करना है थ्रू lump sum? एंड ऑल्सो एक ये जो क्लासिक डिबेट होता है ना, SIP वर्सेस lump sum, तो विच स्ट्रैटेजी इज बेटर फॉर इन्वेस्टिंग? मतलब इज देयर अ बेटर स्ट्रैटेजी या दोनों अच्छे हैं? राइट। सो देखिए, अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, सो सिंपल स्ट्रैटेजी टू कीप इन माइंड इज, जब मार्केट में करेक्शन आता है तब आपको लमसम इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज आपको आपका एसआईपी करना है, राइट। सो दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल टू फॉलो, राइट। तो अभी जैसे अगर इंडिया में भी मार्केट में थोड़ी रैली आ चुकी है, मतलब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, राइट, तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग लमसम इन्वेस्टमेंट, राइट। सो वी वुड रिकमेंड एसआईपी काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। और अगर सपोज हाइपोथेटिकली कुछ होता है और मार्केट में करेक्शन आता है, मतलब 5%, 10% जो भी है, then one can put in more money in the form of a lump sum. So that is a simple thing to understand. अगर हम और एक लेवल नीचे जाते हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि ठीक है, मुझे मैं देख सकता हूँ लार्ज कैप वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप। अभी क्या हुआ है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी रैली आई है, लार्ज कैप में इतनी रैली नहीं आई है, राइट। तो आई कैन थिंक ओके फाइन, मतलब अभी मे बी आई कैन मेक, इफ आई वांट टू मेक अ लंप सम, देन आई शुड मेक अ लंप सम इन लार्ज कैप, नॉट इन मिड एंड स्मॉल कैप, वहां मुझे ऐसा करनी चाहिए। या फिर कोई सेक्टोरल थीम्स है, जैसे अभी कुछ थीम्स हैं जो चल गई हैं, राइट, ऑलरेडी, जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस ने अच्छा किया है, या जो डिफेंस थीम है उसने अच्छा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स थीम ने अच्छा किया है। तो दिस इज नॉट द टाइम टू डू अ लंप सम इन दोज सेक्टर्स एंड थीम्स। आपको ऐसे ही सेक्टर्स थीम ढूंढने चाहिए, वो अभी चले नहीं है, जो आगे चल सकते हैं। जैसे अभी डिजिटल है या टेक है इंडिया में, राइट, तो दैट फंड, दैट थीम हैजंट रियली डन दैट वेल, so that would be a place where you can think of doing a lump sum if you want to, right? So this is the way you would think. But given अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, राइट, अगर हम 5, 7, 10 साल की बात करें, तो there is no doubt that SIP is the ideal way, right? मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में वैसे किया, मतलब 2005 में मेरी डॉटर जब 5 साल की थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने वाली थी,
तब मैंने एक 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी चालू की विद अ गोल ऑफ फॉर हर सेविंग फॉर हर Right. एजुकेशन, राइट? एंड आई हैव डन दैट विद डिसिप्लिन, 10,000 रुपीज अ मंथ एसआईपी इनटू म्यूचुअल फंड्स। तो एंड नॉर्मली हमने जो डेटा देखा है, टिपिकली इफ यू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 10 to 12 years, राइट, तो आपको एक 12 to 13% केगर रिटर्न, लाइक पर ईयर रिटर्न मिल जाता है, राइट? तो नाउ आई हैव अ साइजेबल कॉर्पस काइंड ऑफ सेव्ड फॉर माय डॉटर्स एजुकेशन, राइट? सो और मैं तो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं सोच सकता था कि अरे मैं टाइमिंग करूंगा, मतलब लमसम करूंगा तभी तभी, राइट? बट Hmm. जैसे मैंने कहा, आई प्रेफर टू कीप इट सिंपल, सो आई हैव जस्ट डन दैट बिकॉज दैट गोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? Yeah. So I didn't want to mess around with that. So I just followed the SIP route. और अगर मुझे suppose मतलब अगर I have discretionary cash lying around and I think okay market have corrected, then I will put in a lump sum. So do you think हमें ऐसे एक डिस्क्रेशनरी अमाउंट अलग से रखना चाहिए हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, डेफिनेटली जिसमें रखना चाहिए। वो कहाँ पे डाल सकते हैं? वो डिस्क्रेशनरी अमाउंट हम किस एक लिक्विड फंड में डाल दें? व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट वुड बी द राइट इन्वेस्टमेंट फॉर दैट डिस्क्रेशनरी अमाउंट कि मैं कभी भी निकाल के डाल दूँ? हाँ बिल्कुल, सो लिक्विड फंड में भी डाल सकते हैं, मतलब अभी जैसे अल्ट्रा शॉर्ट लो ड्यूरेशन फंड में उसमें भी डाल सकते हैं, राइट? सो बिकॉज अभी कैसा है कि इट्स अ वन डे थिंग टू स्विच, राइट? सो इतना वो मैटर एब्सोल्युटली। नहीं करता है, राइट? सो दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। ओके। एंड यू वर टॉकिंग अबाउट गोल्स एंड आपने अपनी खुद की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल बताया। सो टेल आवर इन्वेस्टर्स अ लिटिल बिट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल गोल्स। या सो ये मेरा मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है कि अगर मैं अपने दिमाग में कोई टैंजिबल गोल रखता हूँ, राइट, देन आई फाइंड इट इजियर टू ट्रैक एंड मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैट गोल, राइट? और जिनके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, जैसे मेरी बेटी भी जब छोटी थी, स्कूल में थी, तो बीच बीच में आके मुझे पूछती थी कि डैडी आप मेरे एजुकेशन के लिए पैसा सेव कर रहे हो ना, मतलब तो मैं उसको तभी दिखाता था कि हाँ मैंने देखो इतना पैसा ऑलरेडी सेव किया, राइट? सो शी आल्सो यूज्ड टू बी हैप्पी। सो ऐसे मतलब इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी है उसके, राइट? सो जो जो मेरा थॉट प्रोसेस है, राइट, सो इट्स वेरी सिंपल। हम नॉर्मली सोचते हैं कि मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू आवर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, राइट? तो होता क्या है कि अगर हमारी मंथली 100 रुपीज की इनकम आ रही है, तो नॉर्मली खर्चा हो जाता है 100 रुपये, और कुछ बचता नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? तो उसको हमें थोड़ा ऑपोजिट वे में थिंक करना चाहिए कि इनकम माइनस आर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस, राइट? तो अगर मेरा 100 रुपीज का इनकम है, तो मैं पहले ही 10, 15, 20 रुपीज साइड में रख दूंगा as a saving Yeah. for investment, and remaining 80 rupees is what I will spend. So that 20 rupees is what ideally, right? I mean, either I can just do a simple SIP with that 20 rupees with some goal in mind, Sure. or I can do an SIP of 10 rupees and keep 10 rupees to invest as a lump sum, right? तो अभी गोल्स, तो ये तो नॉर्मली लोगों को पता ही रहता है कि बेसिक गोल्स तो है ही, मतलब चिल्ड्रंस एजुकेशन है, या उनकी मैरिज है, या होम के लिए डाउन पेमेंट है, या रिटायरमेंट है, राइट? तो ये सब तो है ही। तो दीज गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम मतलब हमारी उम्र भी बढ़ते तो हमें इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ जाता है, राइट? तो मे बी यंगस्टर्स के लिए हो सकता है कि गोल्स थोड़े छोटे हो, जो अभी मैरिड नहीं है, तो उनको या तो हायर एजुकेशन के लिए पैसा बचाना है, या कार लेनी है, या अपनी शादी के लिए सेव करना है, जो भी है। इफ यू हैव अ गोल, लेट्स से इवन इफ इट्स अ 3 ईयर गोल, 5 ईयर गोल, एडवांटेज ये होता है कि एक को आपको मोटिवेशन मिलता है कि आई शुड सेव एंड इन्वेस्ट दैट मनी। सेकेंड इज आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। और मेरे एक्सपीरियंस में मैं देखता हूँ कि जब मैं देखता हूँ मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो मुझे कुछ खुशी मिलती है, मतलब। और क्योंकि मेरा माइंडसेट है, जब मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो इवन इफ जैसे कोविड में मेरा पोर्टफोलियो करेक्ट हो गया था लाइक एवरीबडी एल्स, राइट? बट मुझे एक बार भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं पैनिक में एग्जिट करूं, क्योंकि मेरा गोल मुझे इंपॉर्टेंट था कि मेरी बेटी के एजुकेशन के लिए मैं सेव कर रहा हूँ, राइट? सो दैट गोल हेल्प्स Yeah. यू ऑल्सो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, सो दैट यू डोंट पैनिक। Yeah. So I think it's very psychological, right? Investing is a very psychological thing कि हम चाहते हैं कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी एक गोल की तरफ इन्वेस्ट करें तो यू नॉट टेक आउट योर मनी वेरी इजीली, एग्जैक्टली नहीं एग्जैक्टली तो आप शायद निकाल लोगे एग्जैक्टली। इफ इट्स नॉट ड्रिवन टुवर्ड्स अ गोल। यस। तो एक और चीज जो आप जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वाज अबाउट इन्वेस्टिंग आवर मनी इन डिफरेंट असेट क्लासेस। तो एक हाइब्रिड फंड्स में भी हैव वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी कॉल्ड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। यस। तो ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं, आप जैसे आप बोल रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें, एंड एज एन इन्वेस्टर मुझे इतना आई डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे कहाँ कहाँ कौन से एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करना है। तो क्या मैं इन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर? दैट्स वन। यस।
ऑल्सो इन योर ओपिनियन हम कैसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दीज काइंड ऑफ फंड्स, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं, इतने सारे फंड्स हैं, क्या वो सब सेम हैं? एंड इफ नॉट, व्हाट हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? क्योंकि अगर मैंने डिसाइड कर भी लिया है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डालना है, तो हाउ डू आई सेलेक्ट द राइट वन? राइट। तो फॉर स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स मुझे लगता है कि मल्टी एसेट एलोकेशन इज आइडियल कैटेगरी टू मेक एन एंट्री, राइट? सो नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, मतलब मार्केट के बारे में कैसे ट्रैक करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि आइडियली यू शुड डाइवर्सिफाई अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी मार्केट में क्या हो रहा है, फिक्स इनकम में क्या हो रहा है, बॉन्ड डील्स कहाँ पे है, या गोल्ड और सिल्वर में क्या हो रहा है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी प्राइसेस कैसे जा रहे हैं, राइट? तो अगर कोई जॉब कर रहा है या अपना बिजनेस संभाल रहा है तो उनको इतना टाइम नहीं रहता है ये सब ट्रैक करने का, उनको Yeah, शायद थोड़ा yeah, इंटरेस्ट भी नहीं हो, कैपेबिलिटी भी नहीं हो, राइट? तो उनके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इज आइडियल फंड इन्वेस्ट, क्योंकि एक ही फंड में उनको इन सभी एसेट क्लासेस का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। मतलब आप सोचिए कि एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर मैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में अपना एसआईपी चालू कर दूंगा, राइट? एवरी मंथ आई इन्वेस्ट एक्स अमाउंट एंड द फंड मैनेजर विल मेक द एलोकेशन अक्रॉस दीज डिफरेंट एसेट क्लासेस, राइट? तो जैसे हमारा, तो सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड, उसका एडवांटेज है कि जैसे हमारा जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, एवरी एसेट क्लास हैज अ डिफरेंट फंड मैनेजर, राइट? सो इक्विटी के लिए एक इक्विटी फंड मैनेजर है, फिक्स इनकम के लिए फिक्स इनकम फंड मैनेजर, कमोडिटी के लिए फंड मैनेजर है, yep. राइट? सो दे विल टेक द कॉल कि कौन से एसेट क्लास में कितना एलोकेशन करना चाहिए और किस अंडरलाइन सिक्योरिटी स्टॉक में या बॉन्ड में या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? सो वो आपको एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज भी मिल जाती है, विच कंपेयर टू एन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर डूइंग इट देमसेल्व्स, chances are better that this team of fund managers can provide them with a better return, right? So that's why I think for first time investors, especially multi asset allocation funds are ideal to invest, right? So that is there. Abhi, in terms of how the different funds in the industry are same or different from each other, so typically by mandate the multi-asset allocation funds are expected to invest in different asset classes, क्योंकि वो इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन देना चाहिए, राइट? द डिफरेंस इज कि वो कितने, कौन से एसेट क्लास में कितना उनको फ्लेक्सिबिलिटी है इन्वेस्ट करने का, राइट? तो कुछ फंड्स है जो जिन्होंने चूज किया कि हम इक्विटी में हमेशा कम इन्वेस्टमेंट रखेंगे, लो रिस्क रखेंगे। कुछ है जो बोल रहे हैं कि हम हाई रिस्क रखेंगे, तो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट हमेशा ज्यादा रहेगा। हमारा जो फंड है आदित्य बिरला का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, हमने ऐसा डिसाइड किया कि हम इक्विटी एलोकेशन बिटवीन 50 to 65% रखेंगे, कमोडिटीज गोल्ड एंड सिल्वर एलोकेशन 10 to 15% रखेंगे, बाकी फिक्स इनकम में रहेगा, राइट? सो वी हैव अ मोर बैलेंस एलोकेशन। तो एज एन इन्वेस्टर, इवन विद इन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, यू कैन डिसाइड व्हाट इज योर रिस्क प्रोफाइल। मैं हाई रिस्क इन्वेस्टर हूँ, लो रिस्क कंजर्वेटिव हूँ, या मैं मॉडरेट बैलेंस इन्वेस्टर हूँ, एंड यू कैन चूज विच मल्टी एसेट एलोकेशन फंड टू इन्वेस्ट इन। बट कैन वी ऑल्सो से कि अगर कोई यंग इन्वेस्टर है, मान लीजिए ही इज इन हिज 20s, तो वी कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि आप थोड़े ज्यादा रिस्क वाले मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ, डेफिनेटली उनके लिए मॉडरेट एंड हायर हाई एलोकेशन फंड्स वुड बी आइडियल, यस। would be ideal. Yeah, sure. Okay. So I think another question is again for first time investors कि जो उनके दिमाग में रहता है कि क्या मैं सही equity fund में invest कर रहा हूँ, right? तो आपके व्यू में एक जो investor है, how will he get to know or he or she will get to know कि वो सही equity fund में invest कर रहे हैं? What are some of the right kind of equity funds that we could start our investment journey with? I know आप already हमें थोड़ा इसके ऊपर बता चुके हैं, but mainly I would like to know कि am I investing in the right equity fund or not? How do I identify that? राइट। सो नॉर्मली हमने जो देखा है, स्पेशली अमंग यंगस्टर्स एंड स्पेशली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो वगैरह यूज करते हैं, तो द वे दे इन्वेस्ट इज टिपिकली दे normally look at the past 1 year or 2 year return from the funds and they choose the highest performing fund, right? और अगर हम थोड़ा ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो भी फंड्स टिपिकली लास्ट 1-2 साल में अच्छा करते हैं, वो नेक्स्ट मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट 1-2 साल में वो अच्छा नहीं करते, दूसरे कोई फंड्स अच्छा करते हैं, राइट? तो दैट इज द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि the last 1 or 2 year performance may not be indicative of the return you can get in the next
1 to 3 years, राइट? सो वो एक बात हमें समझनी चाहिए। दूसरा जो है कि हमें सिर्फ रिटर्न पे फोकस नहीं करना है, हमें रिस्क पे भी ध्यान देना है, राइट? क्योंकि अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उसका रिटर्न इतना अच्छा नहीं आता है या नेगेटिव भी आ सकता है, तो यू हैव हम्म। लॉस्ट दैट मच, लाइक दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप किसी बेहतर फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता था, राइट? और हम रिस्क कैसे मेजर करते हैं? तो वी कैन ईदर लुक एट व्हाट वी कॉल द ड्रॉ डाउन, मतलब अगर नेगेटिव रिटर्न आ रहा है तो कितना आपको नुकसान हो रहा है, या वी कैन कंपेयर द रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर फंड ईदर टू द पियर सेट एवरेज। अगर सपोज मैं एक डाइवर्सिटी फंड, फ्लेक्सी कैप फंड में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आई कैन लुक एट द रिटर्न फॉर द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, व्हाट इज द एवरेज रिटर्न, एंड आई कैन सी कि ये फंड कितना उससे अच्छा या बुरा परफॉर्म कर रहा है, राइट? Yeah. So that is the second thing to look at. So first, so one, don't just look at the last 1 or 2 year return. Look at a longer time frame, at least 5 years, because 5 years typically, at least you have seen some business cycles, so you can get a normalized picture कि fund का performance कैसा है. Second, Yeah. check the drawdown or the if the fund has made any losses or if it is underperformed, तो कितना underperformance typically हुआ है, right? तो ये डेटा मिल जाता है प्लेटफॉर्म पे, तो वो उतना मुश्किल नहीं है। और तीसरा, अगर आप देख सकते हो तो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लीजिए, राइट? तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फंड मैनेजर मतलब 1 साल में या 2 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं, बट देन दे कांट सस्टेन इट, राइट? सो यू हैव टू लुक Hmm. एट द फंड मैनेजर्स ट्रैक रिकॉर्ड कि पिछले 5-10 साल में हैव दे बीन एबल टू डिलीवर अ कंसिस्टेंट रिटर्न, राइट? क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपका गोल क्या है? आपका गोल ऐसा नहीं कि मुझे अगले 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए। आपका गोल है कि मुझे अगले 5-10 साल में मेरा जो गोल है उसके जिसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा सेव कर रहा हूँ, राइट? उस उसके टाइम लिए। होराइजन में मुझे एटलीस्ट अराउंड 12 to 13% पर ईयर काइंड ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, राइट? सो दैट इज शुड बी योर गोल। अगर उससे ज्यादा मिलता है तो अच्छा ही है, बट एटलीस्ट उतना तो मुझे मिलना चाहिए, राइट? एंड फॉर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। सो दिस आर द Yeah. 3 थिंग्स टू कीप इन माइंड। Sure. So when you talk about consistency of performance, can we say कि 7-8 साल का returns देखना चाहिए, डेफिनेटली, not to? यस, क्योंकि क्या होता है कि 7-8 साल में एक पूरा बिजनेस साइकिल कवर होता है, मतलब अपनी इकोनॉमी एक्सटेंशन पर रहती है, पीक पे जाती है, फिर डाउन ट्रेंड में आती है, रिसेशन होता है, राइट? सो विद इन दैट टाइम फ्रेम, if the fund on a 7 to 8 year basis has delivered a good consistent return, then it's a good fund. Yeah, sure. And just adding on to this question कि मान लीजिए मेरा फंड बुरा कर रहा जी, है, राइट? सो बेस्ड ऑन maybe I've kept this fund for, तो क्या देखना चाहिए हमें कितने साल में अगर उसने अंडर परफॉर्म किया है तो मुझे एग्जिट करना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी माय एग्जिट स्ट्रैटेजी फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड? राइट। तो व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स, मतलब वन वन ईयर इज टू शॉर्ट अ टाइम फ्रेम बिकॉज थिंग्स कैन बी, Sure. markets can be very volatile. Yeah. So normally we prefer to look at least like a 3 year horizon, right? क्योंकि अगर मतलब 3 साल में भी अगर फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, सो देन मे यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग सम एक्शन, राइट? सो बाय दैट टाइम वो दिख जाता है कि फंड मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा है, एंड फंड मैनेजर इज नॉट एबल टू टेक करेक्टिव एक्शन, राइट? सो अगर Sure. 3 साल के टाइम फ्रेम में फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है और कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब अगर बीच बीच में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है तो ठीक है, लाइक दैट दैट कैन ऑलवेज हैपन, बट अगर कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है और अगर ड्रॉ डाउन या नेगेटिव परफॉर्मेंस भी है उसमें, सो देन these are red flags which you can which you need to keep in mind, and then you should exit the fund. Also, you also spoke about a fund manager. Let's assume कि fund manager change हो गया है Right. for a particular fund. So then, what should I do या as an investor? तो या वेरी गुड क्वेश्चन। तो टिपिकली अगर ऐसे होता है तो आपको नए फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, राइट? हाउ हैज ही मैनेज द फंड्स इन द पास्ट, डज ही हैव अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड? तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली आपका फंड लेट्स से अभी 2 साल या 3 साल हो गए, आपके फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, राइट? और अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाते हैं, तो देन look at the track record of the new fund manager. If he has a good track record, then maybe you can consider remaining invested. If you don't get the confidence, then you should exit. Okay. Fair enough. So now I think I have one more important question, and ये जो है मैंने based on my experience in the last so many years of teaching people about investments is that बहुत सारे इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि मुझे एनएफओज में इन्वेस्ट करना है, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड एनएफओज, जैसे हम देखते हैं आईपीओज के लिए भी जैसे बहुत एक्साइटमेंट रहता है, कोई भी आईपीओ आ रहा हो एंड पीपल वांट टू बाय दो स्टॉक्स। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में भी एनएफओज के अराउंड जनरली काफी एक्साइटमेंट रहता है। So what do you think as a first time investor?
क्या मुझे एनएफओज में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड इफ यस तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? राइट। सो क्या हुआ है कि आफ्टर द सेबी कैटेगराइजेशन जो उन्होंने किया, या मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड्स के ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल है, तो जो एनएफओज आते हैं टिपिकली वो सेक्टोरल थीमेटिक कैटेगरी में आते हैं, राइट। सो अलग अलग सेक्टर्स या थीम्स पे नए आइडिया सोच के म्यूचुअल फंड्स एनएफओ लॉन्च करते हैं, राइट। तो एज एन इन्वेस्टर सबसे पहले तो आपको ये तो मतलब जो मैंने बताया वो दिमाग में रखना है कि सेक्टोरल थीमेटिक एलोकेशन शुड बी 15-20% ऑफ योर इक्विटी एलोकेशन, दैट इज वन। उसमें आपको अच्छा। अराउंड मे बी यू कैन थिंक कि 3 सेक्टर्स या थीम से मुझे डाइवर्सिफाई करना है, राइट। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ फंड्स है जो अच्छा कर रहे हैं और जो और वो थीम्स या सेक्टर्स और आगे अच्छा कर सकते हैं, सो या देन देयर इज नो नीड फॉर यू टू अननेसेसरीली ऐड मोर फंड्स टू योर पोर्टफोलियो, कि उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, राइट। दैट इज वन। बट अगर सपोज आपके पोर्टफोलियो में वो सेक्टर या थीम का एक्सपोजर नहीं है, then you can consider adding that sector or theme to your portfolio, right? अच्छा। एक बात जो इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए, मतलब जो जब एनएफओ लॉन्च होता है तो एनएफओ पीरियड के बाद भी आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको उसी पीरियड में इन्वेस्ट करना चाहिए। या सो दैट फंड इज ऑलवेज देयर फॉर यू टू इन्वेस्ट, राइट। सो या दैट इज वन थिंग you can keep that in mind as an investor. Sure. Yeah, because we get to hear so many times कि NFO आ रहा है, तो I think we should invest. And I'm not saying whether you should or you should not, लेकिन एक सही, like you rightly said, कितना allocation दे सकते हो वो जरूर देखना राइट, चाहिए। राइट। एंड And ऐसा मतलब डेफिनेटली ऐसा एज एन इन्वेस्टर इट्स नॉट गुड कि आप एक अपने पोर्टफोलियो का मेजर चंक में लार्ज एलोकेशन कर रहे हो किसी एनएफओ, क्योंकि एक आपको बात समझनी है कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, राइट। आप जाके देख सकते हो कि पिछले तीन हमने पाँच कैसे दस किया? सालों में फंड ने कैसे किया है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, राइट। जब एनएफओ आता है तब एनएफओ उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, राइट। सो Sure, दैट इज द थिंग टू कीप इन माइंड। sure. Okay. So, Vinod ji, just one more question, or rather last two questions, simple ones. सबसे पहले आप हमें अपनी खुद की equity market में journey के बारे में थोड़ा बताइए। जी, जी, बिल्कुल। तो देखिए, मेरा बैकग्राउंड ऐसे कि मैंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अ, तभी मुझे फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं था, राइट। तो जब मैं अपना फर्स्ट जॉब कर रहा था, तो इनिशियल फ्यू मंथ्स में मुझे पता भी नहीं था कि मेरा पेचेक आ रहा है, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, क्या हो रहा है इस पैसे का। तो आई वाज फॉर्चुनेट कि जब तो मेरा एक सीनियर था तभी जिसने मुझे बोला कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग, राइट। तो तभी मैंने फिर थोड़ा पढ़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एंड आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। सो I started investing directly in stocks also. I started investing in mutual funds also. बट तभी से मेरी जर्नी चालू हो गई, राइट। तो इसलिए मेरे लाइफ और एक्सपीरियंस से मैं एडवाइस यही दूंगा कि अगर यंगस्टर्स है जो ये देख रहे हैं तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज यू कैन। ओके, दैट इज पॉइंट नंबर वन। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ माई जर्नी, मैंने भी काफ़ी गलतियां की है, राइट। सो इनिशियली आई यूज टू ट्रेड मोर एक्टिवली इन स्टॉक्स when I was doing a different job. But over time now, like I said, I've moved to a philosophy of keeping things simple, right? Yeah. So I keep a clear goal and I have my SIPs going every month, and मैं unnecessarily उसको disturb नहीं करता हूँ. And I have a so that was the second learning which I have implemented. And third, also then I learned about this principle of asset allocation, diversification, right? तो पहले मैं सिर्फ स्टॉक्स है और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था, लेकिन अभी मेरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। मतलब मेरा एफडीज में इमरजेंसी फंड है, मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, मेरा कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, मेरा फिक्स इनकम फंड में इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड एंड कमोडिटी ईटीएफ्स है, रियल इस्टेट में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है थोड़ा, और थोड़ा मैंने कुछ स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया है, राइट। सो इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में भी मैंने इन्वेस्ट किया है। तो मैंने जो भी अपने डिस्कशन में बताया है वो खुद मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और मुझे काफ़ी खुशी है कि उसका मुझे अच्छा मतलब रिजल्ट मिल रहा है। तो वो जो हर दिन जो एक ये रहता है कि हाँ ठीक है मैंने कुछ सही डिसीजंस लिए हैं, तो वो मैं महसूस कर पाता हूँ, राइट। तो मेरा वही एडवाइस रहेगा सभी व्यूअर्स को कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल,
right? And second is diversify your portfolio across different asset classes. And third is remain disciplined. So have a clear goal and invest money every month, ideally in the form of SIPs, और कुछ लमसम करने के लिए कैश रखिए, अगर मार्केट्स करेक्ट होते हैं तो लमसम कीजिए. एंड आई थिंक जब हम सब ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था 20 years back, we didn't have platforms like Grow Yes, who were educating us about investments. I think now people are very lucky to have so much information available, to them, definitely. जिसके बेसिस पे वो सही decisions ले सकते हैं. नहीं, definitely. I Yeah. think platforms like Grow, they have made a lot of difference. Like you said, जब हम थे तभी मतलब इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलता था, तो पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, राइट? एंड Yeah. बट अभी आपको जैसे ये सेशन है, और आई एम श्योर अदर यूल फाइंड लॉट ऑफ अदर मटेरियल्स, तो यूज दैट. तो प्रॉब्लम क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कभी कभी हो जाता है, राइट? सो द एडवांटेज ऑफ being on a platform like Grow is the content is kind of like moderated, sanitized, so you're getting the right information. So please use that information. Yeah. Okay, so just a last question. Any book recommendations for our viewers? मैं दो बुक्स रेकमेंड करूंगा. एक तो है द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग, जो गौतम बैद ऑथर है, आपने सुना होगा. Okay. मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी. तो स्पेशली if you are young investor, first time investors who want to learn more about how to think about the market, that is a very good book, and definitely you should try reading it. जो सेकेंड बुक मैं रेकमेंड करूंगा, एक्चुअली मैंने खुद एक बुक लिखी है जो अभी जैन में रिलीज हुई है. इट्स कॉल्ड द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैराथन. तो इट्स रिलीज बाय पेंगुइन पब्लिशिंग, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू कि इसके अराउंड 5000 कॉपीज हैव बीन सोल्ड. एंड मैंने अपने फैमिली के लिए लिखी, जो मेरे लर्निंग्स है, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी फैमिली में ही काफ़ी मेरे रिश्तेदार जो है, मेरे फ्रेंड्स में भी काफ़ी गलत डिसीजंस ले रहे थे, ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे. तो मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा है, सो दैट इट्स सिंपल, इट्स एंटरटेनिंग एंड इट्स एक्शनेबल, सो पीपल अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है. So these are the two books I would recommend: The Joys of Compounding and The Financial Independence Marathon. Sure. Thank you so much, Vinodji, and I wish you all the best for your book and everything else. And thank you so much for giving us so much good information. I'm sure आज हमारे viewers को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा आपसे. So thank you so much for your time. Sure. Thanks, Amrita, for having me on this show, and good luck to all the viewers. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Vinod. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा. So quickly जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से अभी यूएस में रिसेशन होगा, इसका चांस काफ़ी कम हो गया. ओनली 20% चांस कि शायद यूएस में अब रिसेशन होगा. तो हमने मिस्टर विनोद भट्ट से ये पूछा कि क्या ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है. तो मिस्टर विनोद सेज कि अगर हम देखें तो दिसंबर 2022 में ये फियर काफ़ी ज़्यादा था. हर किसी को लग रहा था कि यूएस में रिसेशन होने वाला है, लेकिन पिछले 6 महीनों में हमने थोड़ा रिवर्सल होते हुए देखा है. एंड कम टू लुक एट इट, इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा कर ही रहे हैं, एंड इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल कंपेयर टू चाइनीज इकोनॉमी, जो फिर भी थोड़ा टाइम ले रहा है टू रिकवर. Then we also spoke about the Reuters survey, which is done by 53 economists, which was done between 13th and 21st of July, जिसके हिसाब से इंडिया जो है करीब 6.1% से ग्रो होगा इन दिस फिस्कल ईयर. सो वी जस्ट वांट टू नो कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा. तो मिस्टर विनोद सेज कि इंडियन इकोनॉमी के जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, विच इज इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट्स, तीनों काफ़ी स्ट्रांग हैं, और जिसकी वजह से डेफिनेटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा. एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग दैट, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे इन्फ्लोज देखे हैं इन म्यूचुअल फंड्स इन द फॉर्म ऑफ लमसम और SIPs इन द रीसेंट पास्ट. फिर हमने थोड़ा ESG फंड्स के बारे में बात करी, एंड मिस्टर विनोद सेज कि जो ESG एज अ थीम है वो ग्लोबली बहुत पॉपुलर है, एंड इंडिया में इट इज़ जस्ट कैचिंग पेस. ही सेज कि देखा जाए तो ESG फंड्स में जो है ज़्यादा फोकस बैंकिंग और IT सेक्टर पे रहता है, क्योंकि दीज आर द सेक्टर्स जिनके ESG स्कोर्स काफ़ी अच्छे होते हैं. अभी रिसेंटली सेबी ने 5 कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करी हैं इन ESG, जिससे ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली काफ़ी बढ़ेगी. देन वी ऑल्सो स्पोक अबाउट कि अगर एक फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, वो अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं. सो मिस्टर विनोद सेज कि एज अ फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लासेस. तो ही सेज दैट यू शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज विच इज गोल्ड एंड सिल्वर, एंड रियल एस्टेट. और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड थीमेटिक फंड्स एक्सेट्रा.
फिर हमने थोड़ा माइक्रो कैप फंड्स के बारे में बात करी एंड मिस्टर विनोद सेज कि माइक्रो कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो माइक्रो कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? दीज आर स्टॉक्स विच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और उनका रैंक रहता है 501 से लेके 1000 तक एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मिस्टर विनोद सेज कि ये जो माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं इनके ऊपर बहुत कम रिसर्च एनालिस्ट इनको ट्रैक करते हैं। एट द सेम टाइम इनके ऊपर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलना भी बहुत मुश्किल होता है और इन स्टॉक्स का लिक्विडिटी भी काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए अगर आप सीजनड इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड्स में, देन यू कैन लुक एट इन्वेस्टिंग अ स्मॉल अमाउंट इन माइक्रो कैप फंड्स। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनको माइक्रो कैप फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन फंड्स के लिए बहुत रिसर्च की जरूरत होती है एंड यू नीड अ वेरी हाई रिस्क टॉलरेंस। Then we also asked Mr. Vinod about lump sum investment कि अगर मुझे equity mutual funds में lump sum invest करना है तो मेरी क्या strategy होनी चाहिए। So Mr. Vinod says कि जो आपका discretionary amount होता है, which is the amount that you've kept aside, जो spare amount है, आप उसको जो है as lump sum invest कर सकते हैं in equity funds every time the markets are going down। दूसरा जो आप strategy employ कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपने मान लीजिए आपके जो large cap funds हैं वो अभी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं कंपेयर टू योर मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स, तो आप वो थोड़ा अमाउंट जो है एज लंप सम लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर विनोद से पूछा कि हम सही इक्विटी फंड को कैसे सेलेक्ट करें। सो मिस्टर विनोद सेज कि सबसे पहले सिर्फ रिटर्न्स को चेज मत करें, बिकॉज जब हम इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। देन व्हाट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड इसके जब आप एक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ 1 या 2 साल का परफॉर्मेंस मत देखिए, कम से कम 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग अ फंड फॉर योरसेल्फ। ऑल्सो इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स को जो है आप उनके कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं और पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई अ गुड फंड। Then we also asked Mr. Vinod about his investments and his journey and his learnings from equity funds. And Mr. Vinod says कि सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिंपल रखिए, डोंट कॉम्प्लिकेटेड। जितना जल्दी हो सके यू शुड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, डिले मत करिए बिकॉज टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ही ऑल्सो सेज कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स SIP के थ्रू करिए, इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। एंड ही ऑल्सो सेज कि असेट एलोकेशन फॉलो करिए टू गेट टू योर फाइनेंशियल गोल्स। So that was about it in this episode. I hope आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा हो। Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.